हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। अब दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका टॉपिक बेसिक होता है कि टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ते हो री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है। ये बेसिक सभी आप जो टर्म होते हैं, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक आधार होते हैं। अगर आपने सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ गया है तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। अब एक एक करके समझते हैं। पहले जो पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अब आपके पास समय नहीं है क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, तो बार बार बेसिक हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है। अब टीचिंग क्या है, इसके बेसिक चीज को समझना है। और एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। अब देखिए, टीचिंग मीन्स होता है जो आपके पास इंफॉर्मेशन अगर आपके पास सूचना अच्छे होंगे, आप अच्छे जानकार होंगे, चीजों के बारे में जानते होंगे कि समाज में कौन सी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये आपका होता है इंफॉर्मेशन। और जब इंफॉर्मेशन आपके पास एक मैक्सिमम होता है, मतलब ज्यादातर मात्रा में आ जाता है, तो बन जाता है आपके पास नॉलेज। और नॉलेज जब अच्छी होती है, अच्छी समझ, तो उसको बोलते हैं विजडम। क्या बोलते हैं उसको? विजडम। और जब विजडम मीन्स बुद्धि। अब बुद्धि जब आपके और बढ़िया बेहतर होती है, तो आपके पास आता है इंटेलेक्चुअल। अब इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है? बौद्धिकता। ये बेसिक चीजें आपको समझना है। लेकिन इंटेलेक्चुअल के माध्यम से जब किसी चीज को आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं, तब कहने का मतलब है एक टीचिंग का बेहतर नॉलेज के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन बेहतर हुआ, नॉलेज बेहतर हुआ, विजडम बेहतर हुआ, इंटेलेक्चुअल। और उसी के आधार पर जब आप एनालिसिस करते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये बेसिक चीज आपको समझना आ जाता है, तो बोलते हैं कि बेहतर टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन ये आपका टीचिंग होता है। लेकिन टीचिंग मतलब जो आप पढ़ाते हैं, जो आप बताते हैं। जैसे मैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा तभी तो आपको कुछ बताऊंगा। लेकिन इंफॉर्मेशन जब अच्छे तरीके से, तब नॉलेज होगा तो और अच्छा बताऊंगा। अगर उस नॉलेज को मैं और बेसिक चीज याद करूंगा, तो मैं आपको बौद्धिकता तरीके से, अर्थात बुद्धि को एक प्रकार से विजडम तरीके से बात करूंगा। और अगर मेरे पास इंटेलेक्चुअल तरीके से चीजें हो गई, और इंटेलेक्चुअल मतलब और बहुत डीपली चीजें, एक बेसिक गहराई तक चीजें पता होना चाहिए, बारीकी तक की चीजें पता होना, तो और उन्हीं को जब मैं एनालिसिस करूंगा तो और बेहतर चीजें आपको बता सकता हूं। अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता होगा तो कैसे आपको नॉलेज गेन कर, मतलब आप लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगा। यही जो आपका प्रोसेस होता है पूरा, उसी बोलते हैं टीचिंग। लेकिन एक आपका टर्म आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स होता है जो आपके पास क्षमता है किसी भी काम करने के लिए, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना पोटेंशियल है, कितना धैर्य रखते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, ना पोटेंशियल है, ना पेशेंस है, ना आप, जैसे कुछ लोग बोलते हैं भाई थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप एक बेहतर प्रोफेसर या एक बेहतर टीचर नहीं बन सकते। पहली प्रायोरिटी। अब जैसे बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं, अब एग्जाम के इस वक्त करीब है, बहुत से प्रेशर लेंगे। क्या प्रेशर? कि भाई बहुत से बच्चे कुछ भी बोल देंगे कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक अभी नहीं पता है,
अभी आईसीटी हमें नहीं याद है या हायर एजुकेशन सिस्टम के बेसिक चीजें याद नहीं है, तो बार बार अपने दिमाग को निगेटिव चीजें, इंफॉर्मेशन जो भी है वो अपने आप को निगेटिव में कर रहे हैं। नहीं, उनको निगेटिव में नहीं करना है, उनको ये सोचना जो मेरे पास अभी तक पता है, जो याद है, अगर वो सही तरीके से याद होगा तो उसके आधार से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो उनके अंदर क्या करना है, पेशेंस लाना है, धैर्य लाना। अगर ये सब नहीं आएगा तो आने वाले फ्यूचर में अच्छा टीचर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा वक्ता, अच्छा लीडर नहीं बन सकते। पहली प्रायोरिटी इसीलिए बोला गया एप्टीट्यूड, मतलब क्षमता है कि नहीं आप में, ये चीजें होना चाहिए। तो ये बेसिक आपको होता है कॉन्सेप्ट। अब बताते हैं क्या होता है टीचिंग और एप्टीट्यूड। जब आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल, बेसिक चीज जब आपके पास गहराई तक सूचना, ज्ञान, बुद्धि, बौद्धिकता, तर्कवाद, विश्लेषण करने की क्षमता अगर आती है और उसको बताने में आपको किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होता है। हेजिटेशन मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं, आप जैसे होता है आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना, अगर इस तरीके से आप बात नहीं करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस का कमी दिखता है। ये सारी प्रोसेस अगर नहीं है तो आप अच्छे टीचर नहीं, और अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप पहले अच्छे टीचर बनोगे, और जब वो चीज बताने के लिए आपके अंदर एक पेशेंस होगा, एक धैर्य होगा, तो उसको बोलेंगे एप्टीट्यूड। इसी को मिलाकर के बनता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं एक एक करके समझते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे भाई, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, ये सारे इसके बेसिक आधार हैं। अगर ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगे सभी चीजें, तो समझिए आपके लिए टीचिंग और आसान हो जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग। अब लेवल ऑफ टीचिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों। लेवल ऑफ टीचिंग में इसके 3 लेवल में, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, एक आपका होता है मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन तीसरा आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये बेसिक चीजें अगर आपको याद होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। अब इसके क्या होता है, मेमोरी लेवल मीन्स होता है जो आप कभी छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते भी होंगे, आपके घर या परिवार में जो भी बच्चों, कभी इसको आप पढ़ाइए, मान लीजिए वो 3 साल का बच्चा है या 4 साल का, तो आप पहले उससे क्या करेंगे, जो आपको लेटर होता है, जो भी है अल्फा बीटा, जैसे ए है, बी है, सी है, ये जो आप प्रोसेस होती है लेटर, आप उसको पढ़ना सिखाते हैं, बताते हैं, उसके दिमाग को डाटा फीड कराने की ही प्रक्रिया को मेमोरी लेवल कहते हैं। अब ये जो मेमोरी लेवल क्लास 1 से क्लास 5 तक का जो बच्चा होता है, आप उसको क्या करते हैं, चीजों को बताएंगे, रटाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, वो बार बार उसको याद करता है, रटता है। अभी एक एक अक्षर से, एक एक गिनती से, अर्थात एक एक नंबर से वो क्या होता है, परिचित होता है। जब उसके पास, उसके दिमाग में सब डाटा फीड होने की प्रक्रिया को ही मेमोरी लेवल कहते हैं। अब मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये आपका क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है। अब उसको आप बताएंगे नहीं कि बेटा ये है या बी है, ये का है या ये खा है, आप उसको अब नहीं ये बताएंगे, बल्कि उसको ये कहेंगे अब यहां पर बच्चा पढ़ना सीख गया, लिखना भी सीख गया और बोलना भी सीख गया, रीडिंग करना भी सीख गया, बताना भी सीख गया। तो उसमें क्या होता है, क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे में अगर देखिए तो काफी चेंज देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसमें एक समझ आ गई है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था मोरिसन। एक मोरिसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल।
रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स क्या होता है, जब आप 12th पास कर जाते हैं तो आप अपना लाइफ में कोई गोल होता सेट करते हैं कि डॉक्टर बनना, सीए बनना है, आईएएस बनना, आईएफएस बनना, आईआरएस बनना, कौन सा फील्ड में आपको जाना है, तो आप एक गोल सेट करते हैं और उसी गोल के अकॉर्डिंग आप जब तैयारी करते हैं, जैसे बहुत से बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ये सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग लेवल। लेकिन यहां कैसे बनेगा रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स, अब वहां पर अपना गोल सेट कर लिया, अपना एक लक्ष्य बना लिया, अब अपना वो एक लक्ष्य बना लिया, एक उद्देश्य उसका है कि इसको पूरा करना है। और जब उसको पूरा करने के लिए सेल्फ स्टडी करता है, क्या करता हो, खुद से पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है। जब वो सेल्फ स्टडी करेगा तो क्या होगा, वो खुद से सीखेगा लाइफ में उसको किस प्रकार से वो क्या करेगा। अब जैसे आप मान लीजिए प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर का, सॉरी पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लाते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको रीड करते हैं, कॉन्सेप्ट एक एक पढ़ते हैं, देन उसके बाद तब जाकर के आप में कोई जो आपका लक्ष्य होता है उसको आप प्राप्त करते हैं। इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हंट। तो दोस्तों आपको जब भी पढ़ाई करना है तो A to Z पॉइंट को आपको याद रखिए, और यही से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आइए अगला बात करते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा बात, अब नेक्स्ट होगा आपका कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। अब कैरेक्टर ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है, अभी तो हमने लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा, अब इसके कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर ये नहीं कि मतलब कैरेक्टर मीन्स उसके अंदर क्या क्या चरित्र है, किसका, एक टीचर का और एक लर्नर का, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके चरित्र के बारे में समझे, किसके, दोनों जो होते हैं आपके, एक टीचर्स, एक आपका जो स्टूडेंट अर्थात जिसको बोलते हैं लर्नर, एल फॉर लर्नर। तो स्टूडेंट और लर्नर, तो ये जो टीचर्स और ये लर्नर बोलो चाहे स्टूडेंट, इन दोनों कैरेक्टर की बात करता है। अब टीचर का क्या कैरेक्टर होता है, टीचर का कैरेक्टर क्या होगा, टीचर भाई एक प्रकार से वो इंडिपेंडेंट से कि डिपेंडेंट से, वो इंडिपेंडेंट से। अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट को देखा जाए, पुराना कॉन्सेप्ट, तो टीचर वहां पर डिपेंडेंट होता था, किस पे, बच्चों पे। क्लास में अगर बच्चे नहीं आएंगे किसको पढ़ाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे अगर नया कॉन्सेप्ट मॉडल देखेंगे तो टीचर अब जो डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन तभी यहाँ पर टीचर क्या बोला जाता है, अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर पूछा गया ओल्ड कॉन्सेप्ट पे, तो आपका टीचर डिपेंडेंट होता था बच्चों पे, स्टूडेंट पे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो टीचर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसका पहला कैरेक्टर। दूसरा, उसका अपना एक एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, नॉलेज का, ये भी होता है। और टीचर के बेसिक कुछ ऐसे पढ़ाने का लेक्चर, एक मेथड आगे बताएंगे, भी मेथड जब आएगा तब बात करेंगे। लेकिन यहां पर आपका लर्नर या स्टूडेंट का दो कैरेक्टर पूछता है, कौन कौन, एक होता है एडल्ट, एक होता है एडल्ट। अर्थात एक होता है एडल्ट मीन्स जो बड़ा हो चुका है, कहने का मतलब वो क्लास 6 से क्लास 12 तक का जो बच्चा है, अब वो बच्चा नहीं, चीजों को काफी चीजों समझ गया है, वो एडल्ट हो गया। लेकिन और एक प्रकार से एडल्ट है। लेकिन अगर यही आप इसको दोस्तों मैं करना चाहता हूँ, एक मिनट सॉरी, 9 से लेकर के 12 तक की क्लास के बच्चे को, और दूसरा होता है आपका क्लास 5 से या 6 से लेकर के और आपका 9th तक का जो बच्चा होता है, इसको बोलते हैं एडोलसेंट। एडोलसेंट मीन्स होता है एडोलसेंट, एडल्ट और एडोलसेंट। इसमें क्या फर्क होता है, एडल्ट कई लोग कंफ्यूज होते हैं, एक LIT, ठीक है। तो ये आपका जो एडल्ट होता है, इसका लेवल
और एडोलसेंट इसका लेवल, दोनों सोचने का फर्क अलग अलग होता है। सॉरी दोस्तों। एडल्ट जो होगा देखेंगे वो तो पढ़ना लिखना, टीचर से सवाल करना सब कुछ सीख जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लास जो 5 से 9 तक का बच्चा है, अब इसमें एक मासूमियत है, अब इसमें काफी चीजों का डर है कि गुरुजी से अगर पूछे कहीं गुरुजी डांट के भगा ना दे या गुरुजी डंडे से ना मार दे, तभी उसमें एक मासूमियत है। अभी समाज के बारे में काफी चीजें नहीं जानता। एक इन्वायरमेंट जो कॉलेज या स्कूल होता है स्कूल का, अब इसके बारे में बेसिक चीजें नहीं जानता। लेकिन ये जो बच्चा है क्लास 9 और 12th का जो बच्चा होता है, कभी आप देखिए इसकी बात करने का तरीका, कॉलर ऐसे खड़े, अलग तरीके से चाल उसके अलग होते हैं। लेकिन इस बच्चे को अभी डर है, कॉलर खड़ा करेंगे तो गुरुजी मारेंगे, ऐसे बात करेंगे तो गुरुजी पीट देंगे। तो अभी इसमें मासूमियत है, अभी वो अवेयर नहीं है, इसीलिए इसको 2 कैटेगरी में इस लर्नर को बांटा गया है। तो इसमें क्या, अभी ये समाज को समझ गया है, सोशल को, जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म, ये जो समाज को ये समझ गया, बट ये अभी सोशलिज्म को नहीं समझा है। लिज्म मतलब समाज को ये नहीं समझ पाया है, फर्क यही होता है। इसमें थोड़ा बौद्धिकता इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया है, अभी ये उस पीढ़ी पे अभी ऐसे बेसिक आधार पे अभी वो सीख रहा है। ये फर्क होता है कैरेक्टर्स का। ठीक है, अगला बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि एडोलसेंट और एडल्ट का बेसिक कैरेक्टर कौन कौन होगा, तो आपको क्लास वाइज दे सकता है, किसी भी आधार पे पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको इतना याद रखना, बेसिक बेसिक टर्म को पढ़ते रहना। अब आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो आपको ऐसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसे, जब तक आपको खुद ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। मैं तो कहता हूँ अपने घर में बोर्ड लाइए, खुद प्रैक्टिस करिए, और इससे आपका एक पर्सनालिटी में निखार आता है, नॉलेज भी इंक्रीज होता है। बार बार जब पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में आपको कंठस्थ बैठती है, मतलब याद होती है चीजें। अगला बात करते हैं, लेवल हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर स्टिक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है आप क्या, जैसे टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक टीचर क्या उद्देश्य क्या है? टीचर का उद्देश्य ही एक बेहतर समाज को बनाना, एक बेहतर स्टूडेंट बनाना, जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कुछ सोच सकता है। एक अच्छा डॉक्टर आप बनाते हैं, एक इंजीनियर आप अच्छा बनाते हैं, एक अच्छा आप IAS बनाते हैं। अर्थात हर एक फील्ड में आप क्या करते हैं, गुरु जी इस सभी लोगों को एक प्रकार से निर्माण करते हैं, बनाते हैं। भाई घर में तो कोई भी माँ बाप उसको परवरिश दे देंगे, लेकिन जीवन से चलना कौन सिखाएंगे? गुरु जी सिखाएंगे। जीवन से अवेयर कौन कराएंगे? गुरु जी कराएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? जैसे अगर आपसे पूछे आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो पहला ही सवाल होता है जो मैंने लाइफ में सीखा है और एक बेहतर समाज बनने के लिए और उनको बनाने के लिए ही एक टीचर है। इसीलिए गुरु का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। गुरु ही, अगर गुरु मान लीजिए अच्छा गुरु है, अच्छे गुरु के साथ अगर आपका संगति हो गई तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अब वही चला है, आजकल बहुत टाइप गुरु हैं, अगर गलत गुरु आपको जीवन मिल गया तो आपको गलत दिशा दे देगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मतलब है एक बेहतर समाज का निर्माण करना, एक बेहतर देश को बेहतर बनाना, यही तो होता है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। और क्या? नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे अगला, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? मेथड्स। अब जो मेथड्स होते हैं, अरे दोस्तों, मेथड्स, अब जो मेथड्स होते हैं इसकी विधि कितने हैं? इसके 4 मेथड्स हम बेसिक एक एक करके समझते हैं। कौन कौन? फर्स्ट आपका होता है ऑफलाइन मेथड्स, ऑफलाइन मेथड, M फॉर मेथड कर देते हैं, ठीक। दूसरा होता है ऑनलाइन मेथड, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर्स या टीचर करते हैं, टीचर्स सेंटर्ड मेथड। और उसके बाद लर्नर सेंटर्ड मेथड, M फॉर मेथड। ये और एक भी, अब इसमें देखिए एक एक समझिए। ऑफलाइन मेथड क्या होता है? पुराने समय में जब आप
कॉन्जेंट बेसिक होता था, ओरिएंटल कॉन्सेप्ट पे आप जाएंगे, जैसे हायर एजुकेशन जब आप सिस्टम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको वहां देखने को आपको मिलेगा। जो गुरुकुल सिस्टम होता था तो वहां पर क्या होता था, स्टूडेंट और गुरुजी, अर्थात गुरुजी और उनके विद्यार्थी आमने सामने फेस टू फेस गुरुजी पढ़ाते थे। तो उसमें क्या होता था, जो पढ़ाने की प्रक्रिया, सामने गुरुजी है और सामने आपका स्टूडेंट भी है, तो आपका स्टूडेंट क्या करता, गुरुजी से सवाल कर सकते थे, फेस टू फेस सवाल पूछ सकते थे। और वहां पर जो उनका सामने जो सीखने का होता है, फेस टू फेस जो चीजें आप सीखते हैं, बेहतर करते हैं, वो ऑनलाइन वो चीजें उतना सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि वहां पर गुरुजी अगर आप कुछ गलत करेंगे तुरंत टोकेंगे, बेटा आप ये गलत कर रहे हो, आपको इस तरीके से सीखना है, या आपको इस तरीके से लिखना है, या इस तरीके से आपको मेमोराइज करना है। तो ये होता था ऑफलाइन मेथड, इसको बोलते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट या ओरिएंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा आजकल देखिए तो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन मेथड्स में क्या हो गया, जैसे आजकल देखिए विजुअल कैमरा, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें क्या है, आपका ऑनलाइन बेसिक आधार है। आप इसके आधार से आजकल पढ़ाई भी करते हैं और सीखते भी है। लेकिन यहाँ गुरुजी क्या करेंगे, भाई लाखों बच्चे हैं, हजारों बच्चे या 200 बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कितने को गाइडेंस कर पाए, इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते। लेकिन वहां क्या था, आपका ऑफलाइन में इंडिविजुअल भी आपको गाइड कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में आपको इंडिविजुअल किसी को गाइड नहीं कर सकते कि ऐसा करो वैसा करो। कमेंट आएगा, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, अच्छा कौन बच्चे कमेंट आ रहा है, किस रूप क्या कह रहा है, तो वहां पर वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कौन बच्चा है। ये चीजें होती है। ठीक है। अब तो कैमरा ठीक है, अब तो आजकल इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, बट जो वो फेस टू फेस होता है ऑफलाइन, उस तरीके के यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते गुरुजी भी। लेकिन इसका बेसिक आजकल ऑनलाइन में कुछ और टर्म आया है, स्वयं और स्वयं प्रभा। एक होता मोक्स, मोक मीन्स मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स, एक मोक है, एक स्वयं। स्वयं मीन्स क्या होता है, स्वयं प्रभा जिसको बोलते हैं, ये जो स्वयं है, ये स्वयं प्रभा, ये बेसिक चीजें क्या है। और एक जो मोक मैसेज ओपन लाइन कोर्स, ये क्या करता है दोस्तों, ऑनलाइन का बेसिक ये आधार दिया है गवर्नमेंट ने, लोगों तक मैसेज पहुंचे, लोग ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ये स्वयं प्रभा जो लाया गया था, प्रभा, इसमें जो डीटीएच कनेक्शन होते घर बैठे पहले 36 चैनल थे, फिर उसको 38 किया गया, कभी 80 किया गया, इसमें घटते बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी भी चीज, जैसे चैनल मीन्स क्या है, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन स्कीम चलाया, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो। जिनके घर पे डीटीएच का कनेक्शन लगा होगा, तो आप क्या करिए, अपना टीवी खोलिए, बढ़िया आराम से पढ़ाई करते रहिए। उसमें गवर्नमेंट की इतनी साइट्स हैं जो आपको फ्री जो है एजुकेशन दिया जाता है, चाहे आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, ये गवर्नमेंट अपना स्कीम चलाती रहती है। ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं अगला नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड मेथड। अब टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, वही टीचर आजकल अगर देखा जाए, ओल्ड कॉन्सेप्ट में देखेंगे टीचर क्या होता था, डिपेंडेंस, अब टीचर इंडिपेंडेंस हो गया। क्या इंडिपेंडेंस, पहले क्या था, क्लास में बच्चे आए या ना इससे फर्क नहीं पड़ता, आजकल ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब गुरुजी को लगता है बिग प्रोफेशनल, भाई अपना 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा के जो भी अपना पेमेंट होगा लेंगे, अपने जेब में पैसा डाले निकल गए, अब कोई उससे मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, बच्चों के लिए गुरुजी आते थे कि बच्चों को बेहतर पढ़ाना, देश को बेहतर बनाना। अब गुरुजी को लगता है अपना पैसा कमाना है, अपनी लाइफ सेट करना है। ये जो जेन्युइन है दोस्त, कोई बुरा मत मानना, कोई भी गुरुजी होंगे, मेरा कभी उल्टा सीधा कमेंट मत करना ना, ठीक है, क्योंकि जो जेन्युइन वो बात बता रहा हूँ। यही हो रहा है आजकल कि टीचर सेंटर्ड यही हो गया है। आज पहले गुरुजी को जो दान दक्षिणा दे देते थे, उनको गुरुजी क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते थे, एनलाइटमेंट बमर बोलते थे उसको। आजकल लोग बमर से ब्राह्मण बना दिया। पुराना कॉन्सेप्ट इतिहास पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपके वैदिक घालमेल, बहुत कुछ चीजें हुआ जो आपको इतिहास से परिचित नहीं है। तो ये चीजें बहुत है, मैंने सब चीजों पर डीपली पढ़ा देखा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। पहले गुरुजी क्या होते थे कि आप उनको 2 वक्त की रोटी खाते, अगर उनको आपने कभी घर पे खाना खिला दिया तो गुरुजी कहते पहले मुझसे ज्ञान लो, इस खाना जो मैं खाया उसका पहले आधा कर दूं तब मैं घर से निकलूंगा। आज गुरुजी पैसे भी ले लेंगे, पढ़ाने का भी ले लेंगे, गायब हो जाएंगे, इस कोचिंग से छोड़ के दूसरे कोचिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बच्चे जो ऑलरेडी जो आपसे पढ़ रहे थे उनका कोर्स पूरा नहीं होगा,
पैसे पे आज तो गुरु नहीं, गुरु घंटा लोगे। तो ये ऐसे चीजें हो गया है। ये मैं प्रोफेशनल के जो जेन्युइन बात वही बोल रहा हूँ दोस्तों। ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। आता है गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि लोग गलत करते हैं। तो टीचर सेंटर्ड आजकल जो मेथड हो गया है वो बेसिक क्या बन गया है, वो बेसिक बन गया आजकल। आज के अगर मेथड से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। लर्नर सेंटर मेथड। अब लर्नर सेंटर मेथड अगला बात करते हैं। यहां पर अब लर्नर के लिए क्या मेथड है, ये लर्नर स्वयं सीखता है। क्या, जीडी ग्रुप डिस्कशन। अब जैसे उनको होमवर्क दे दीजिए, कोई होमवर्क करने के लिए, तो घर बैठ के वो अपना होमवर्क करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करने के बाद या ग्रुप बना देंगे 5-5 बच्चों का, तो उनका अपना मेथड है सीखने का और सवाल करने का, तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ लर्नर जो है गुरु जी पे भी अब कम डिपेंडेंट होते हैं। क्यों, अभी होते हैं सीखने पर्पज से, क्योंकि उनको लगता है कि अब हाथ में मोबाइल है, गुरु जी क्या जरूरत है, मोबाइल खोले, यूट्यूब पे जाओ, पढ़ो, क्या दिक्कत है। तो ये जो पूरा नया कॉन्सेप्ट आया आजकल मैथड्स का, ये बेसिक टर्म है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर। और एक मेथड है लेक्चर सेंटर। अब लेक्चर मेथड्स क्या होता है, जो टीचर पढ़ाता हो लेक्चर ही तो लेगा, लेक्चर ही तो लेंगे किसी टॉपिक पे आपको पढ़ाने की। ये चीज होता है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कभी कभार जो कुछ चीजें बोलते हैं वो जो अंदर से निकलती है, ऐसा नहीं है कि बनावटी, क्योंकि जो समाज में चीजें देखते हैं, गुरु जी बनना बहुत बड़ी चीज होती है, तपस्या होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल लोग हर चीज को बी प्रोफेशनल बना दिए। आप हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर आप देखेंगे स्किल ऑफ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल, ये सब क्या है। आजकल लोग पढ़ाई ज्ञान को ज्ञान नहीं बनाते, आज ज्ञान को लोग व्यापार बना दिए। बस ये हो गया जी, इसीलिए तो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। अगर आपके पास अच्छी ज्ञान होगी, सोशलिज्म के ज्ञान होगा, साइकोलॉजिकल का ज्ञान होगा, जीवन का सच्चाई से आपको पता होगा, तो आप क्यों टेंशन में आएंगे, आप क्यों टेंशन में आएंगे। जब आपको सही चीज परिचित नहीं रहेंगे तो आप परेशान होंगे। यही चीज होता, पहले लोग ज्ञान देते थे, जो पुराने लोग होते थे गांव में, बुजुर्ग लोग होते थे, उनके पास आप बैठे, उनके जीवन का अनुभव होता था। अब आज किसी पास क्या अनुभव है, कुछ नहीं। जब अनुभव नहीं तो क्या ज्ञान देगा। इसीलिए भारत को ज्ञानियों का देश ऐसे नहीं बोला जाता, लेकिन अब अज्ञानियों का देश बनता जा रहा है। हर एक व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा बैठ के, खुद में जीवन में डिमोरलाइज है, दूसरे को मोटिवेट कर रहा बैठ के। अरे मोटिवेशन आपका जेब, आपका पेट बनाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। तो ये आपका मेथड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं री टीचिंग कॉन्सेप्ट। री टीचिंग कॉन्सेप्ट। अब री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब कोई बच्चा जब बीएड वीएड करता होगा तो उसको आप देखना, उसको पढ़ाया जाता है, उसको 10 मिनट का एक टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट कि उसको पढ़ाने का एक टारगेट दे देते हैं। क्या होता है, अगर वो पढ़ाता है, जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मैं टीचर क्या, अभी मैं भी स्टूडेंट थी, मैं हमेशा स्टूडेंट बन के रहना मुझे अच्छा लगता है। टीचर बनना बहुत बड़ी पोस्ट होती है। टीचर, जिस दिन कोई अपने आप को बोला वो टीचर नहीं तो बेकार, वो स्टूडेंट बन के रहेगा तो सीखता है। मैं भी सीखता हूँ दोस्तों, बहुत सी गलतियां भी करूंगा, ऐसा नहीं मैं अपने आप में बहुत पूर्ण हूँ। ठीक है, तो री टीचिंग का मतलब क्या होता है कॉन्सेप्ट, आपको क्लास में मान लीजिए टारगेट दिया गया कि आपको 10 मिनट के अंदर जाके बच्चों को पढ़ा के समझाना है। अब क्या करेंगे, आप कोई एक टॉपिक लेंगे, कोई एक टॉपिक जो भी होगा पढ़ाने का, तो उसको आप क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, अर्थात टीच करेंगे, बताएंगे। जब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, पढ़ाने के बाद उनका क्या किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, अर्थात इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन मतलब उनका मूल्यांकन किया जाता है। अगर उनका मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन सही आता है, फीडबैक अर्थात क्या, फीडबैक, अगर उनका फीडबैक गुड है, अच्छा है, तो बोलेंगे आप पास हो। अगर उन्होंने पढ़ाने में कहीं हिचकिचा गए
या कॉन्सेप्ट से भटक गए या सही तरीके से नहीं पढ़ा पाए तो दोबारा उनको बोलेंगे आप पढ़ाइए। इसी कॉन्सेप्ट जब वो दोबारा पढ़ाते हैं तभी इसको बोला गया रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। ये भी आपको कभी काल पूछता है रीटीचिंग क्या है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग, अब मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या होता है दोस्तों, इसको याद रखो। मॉडल मीन्स इसके अलग अलग बेसिक आधार बांटा गया है। इसको अगर देखा जाए तो पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, बेसिक इतना ही है। और भी टर्म आते रहेंगे, कौन कौन सा, पेडागोजी, गोजिस बोलते हैं, गोजिस, पेडागोजी, देन एंड्रागोजी, एंड्रागोजी, नेक्स्ट तीसरा आपका हेटागोजी, हेटागोजी। ये आपके होते हैं पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। ये बेसिक आपके टीचिंग के मॉडल है। पेडागोजी मीन्स क्या होता है, जब आप जैसे मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट में थे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई गैप नहीं होता। गैप मीन्स कि भाई बच्चा है वो अभी लेटर लिख रहा है तो भूल जाएगा तो आप उसको फिर बताएंगे, तो पेडागोजी इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। जैसे आजकल देखते हैं बड़े बड़े जो कोचिंग या यूनिवर्सिटी होते हैं तो ऐड करते हैं कि हमारे यहाँ पेडागोजी की तरीके से चीजें बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पर जो आपके टीचर प्लस आपके स्टूडेंट, ठीक है, इनमें किसी प्रकार कोई गैप नहीं होगा, अर्थात दूरी नहीं होगा। ये जो दूरी नहीं होता है, अर्थात साथ साथ रहेंगे आपके गुरुजी। कोई भी गाइडेंस चाहिए गुरुजी, आजकल देखते होंगे बड़े बड़े जो कोचिंग है, संस्थाएं बोलते हैं हमारे यहाँ मेंटरशिप होंगी, आपको गाइड करेंगे, यही तो है पेडागोजी। आपके कोई डाउट है डायरेक्ट हमसे इंक्वायरी करिए, बात करिए, पूछिए कि हम मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी आप करते हो या आपने प्रोफेसर तैयारी करते हो, आपके मन में कोई डाउट आया, कोई क्वेश्चन आया, तो उनके लिए ऑलरेडी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके डाउट क्लियर करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेडागोजी। तो आजकल लोग पेडागोजी तरीके से कहते हैं कि नहीं, एक डिबेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक किसी का डाउट है उसको क्लियर होना चाहिए, पीटी का तैयारी कैसे करना, मेंस की तैयारी। तो जो आपको देखते होंगे ना ऐड आती है कि हमारे यहाँ 1000 लेक्चर भी हैं, 100 टेस्ट भी किए जाएंगे, उस टेस्ट जो किया जाएगा उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, इंडिविजुअल चीजें आपको पूछा जाएगा, आपके प्रॉब्लम क्या, इसको बोलते हैं पेडागोजी कॉन्सेप्ट। ठीक, दूसरा होता है एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। अब एंड्रागोजी में यहाँ थोड़ा सा गैप हो जाता है, बट जैसे आप मान लीजिए थोड़ा सा आपने पढ़ाई किया, बेहतर कर लिया, आपने मान लीजिए कॉलेज कंप्लीट किया, मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, अब आप लाइफ में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार जिसको बोलते हैं एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। एंड्रागोजी में वहां पर टीचर रहेंगे, थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, बाकी आपको 100% स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, फाउंडेशन तैयारी आपका पेडागोजी है, और यहाँ पर आप जब एक राइटिंग करते हैं मुख्य परीक्षा, तो समझिए वो एंड्रागोजी होता है। और तीसरा आपका होता है हेटागोजी। हेटागोजी समझ जाइए प्रकार से आपका यहाँ गुरुजी नहीं होंगे, आपको सेल्फ स्टडी तैयारी करना है, स्वयं में सब कुछ आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, समाज में क्या बेहतर है क्या गलत है, आपको खुद से डिसीजन लेना है, समाज के हिसाब से कैसे चलना है, पढ़ाई कैसे करना, अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको हेटागोजी बताता है। इसीलिए मॉडल ऑफ टीचिंग 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ गुरुजी साथ साथ रहेंगे, यहाँ गुरुजी थोड़ा सा गैप करना शुरू कर देंगे, बट यहाँ गुरुजी बिल्कुल साथ नहीं देंगे। कभी काल आपको मिल जाएंगे तो बता देंगे ये ठीक है, टॉपिक अच्छा है, इसे तैयारी कर लो, इसी को बोलते हैं हेटागोजी। तो आपको ये मॉडल ऑफ टीचिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉम टेक्सोनॉमी, अब ये क्या है ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट? देखिए दोस्तों,
यहां पर 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं 3H कॉन्सेप्ट। अब ये 3H कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक करके समझते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए, यहां पर रामू एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने अपने दिमाग को डेवलप कर लिया, 3H मीन्स हेड को, इसने अपने दिमाग को डेवलप कर लिया। और हैंड मीन्स जो आपका हैंड है, हाथ है, इसके हाथ में कोई वर्क है, कोई कार्य कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, पढ़ा भी रहा है, या मैकेनिकल काम सीख लिया, या आपको इंजीनियर है, कुछ भी कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। लेकिन यहीं पर उसके पास एक दिल है, हृदय है, इसको बोलेंगे आपका जिसको H फॉर हृदय। तो ये क्या कहना चाहते हैं, अब बताते हैं। कहते हैं कि अगर आपने जीवन में, लाइफ में, आपके माइंड बहुत डेवलप है, डेवलप मीन्स आप बहुत विकसित कर रहे हैं, डेवलप, आपके माइंड बहुत सोचने समझने की, आपके पास एटीट्यूड है, आपके पास एप्टीट्यूड है, आपके पास इंटीग्रिटी, सब कुछ है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा रोजगार है, एक्शन है, अर्थात इसको बोलते हैं एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब कार्य। और तीसरा बोलते हैं हार्ट मीन्स आपके पास इमोशनल, मतलब थोड़ा सा मानवता, प्रेम, दया, करुणा, इसकी बात। ये तीनों हेड को इसलिए बांटा गया 3H कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब अगर आपका दिमाग डेवलप कर गया, आपने खूब पढ़ाई किया, नेट क्वालिफाई कर गए, आपका दिमाग काम किया, अब आपको एक रोजगार लग गया, आप PSC वगैरह सेक्टर में आपका जॉब हो गया, या गवर्नमेंट कॉलेज में आप प्रोफेसर हो गए, या डीन बन गए, या लेक्चर के आप कोई भी, आप कुछ भी, तो आपके पास दिमाग और एक्शन, एक्शन को कहीं कहीं बोलते हैं साइकोमोटर, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, मतलब थिंकिंग प्रोसेस, एनालिटिकल प्रोसेस, इंडिविजुअल, जो भी आप कह सकते हो इसको। तो आपके पास नॉलेज है तभी तो आप कोई चीज सोच रहे हो, समझ रहे हो, विजडम है तभी तो आप चीज तर्कवाद कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। तो फर्स्ट हो गया हेड, दूसरा आपका एक्शन, हेड मीन्स हेड और हैंड, हैंड मतलब हाथ, आपके पास जैसे हाथ में कलम है, तो कलम मतलब एक कार्य, कोई रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई, दोनों अच्छी बात। लेकिन तीसरा जो आपको बोलते हैं हार्ट मीन्स हृदय, इमोशनल की बात क्या है, अगर आपके पास तर्क है, रोजगार है, लेकिन अगर हृदय नहीं है, हृदय मीन्स आपके अंदर इमोशनल नहीं, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है, खत्म है। क्यों भाई, आजकल लोग बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, और करोड़ों में डेप्ट हो जाते हैं, ऋणी भी हो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, ये आपका तर्कवाद भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक मानव को, किसी का दुख को नहीं समझा, किसी को फीलिंग को नहीं समझा, कि जीवन में जैसे भी आपने सुना होगा कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया, अब उसकी क्या लाइफ में प्रॉब्लम था, अब उसके कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिसपे जो बीता वही वो समझ सकता है। अगर आपके पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो आप क्या समझेंगे। तो इसीलिए बोला गया कि तीसरा H मतलब आपके पास हृदय में करुणा, दया होगा, तभी आप समाज के दुख दर्द को समझेंगे। पता चला मेरा पेट भरा, लगे पूरी दुनिया की पेट भरा, ऐसा नहीं। हमें हर एक चीज फील करना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके आप एक बेहतर टीचर, बेहतर समाज को बना सकते हैं। इसीलिए बोला गया 3H कॉन्सेप्ट जो है ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने दिया। इसी को गांधी जी भी इसको फॉलो करते थे कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इमोशनल की बात करते थे। अब समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब प्रिंसिपल मीन्स बेसिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। देखिए, टीचिंग का बेसिक सिद्धांत क्या है। आप एक टीचर, उसका अपना एक सिद्धांत होता है, उसका भी अपना एक रूल होता है। भाई क्या होता है टीचर का सिद्धांत, 4 पॉइंट बढ़िया से बस अपनी नॉलेज को और बेहतर करो, अपडेटेड टीचर बनो। ऐसा नहीं बस वही पुराना कॉन्सेप्ट 90s एरा के, जैसे 90s एरा की जो बुक्स होती थी, मैंने जो दोस्तों कॉलेज में पढ़ता था, बस वही पुरानी सी बुक्स होती, उस पर देखता 97 की बुक्स या 98 की बुक, या पता चला आपका 88 सन की बुक। अब उसको पुरानी चीज आप पढ़ा रहे हो,
तो पुरानी चीजें जब आप पढ़ोगे बच्चे के अंदर पुरानी कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, अपडेटेड कोई चीज नहीं है। अब अपडेटेड मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो तो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आया, किसके बारे में बताओ। अगर आप इसके बारे में नहीं बताएंगे तो क्या बच्चा सीखेगा। तो ये सिद्धांत मतलब क्या, टीचर का क्या सिद्धांत होना चाहिए, अपडेटेड हो, अपने नॉलेज को और इम्प्रूवमेंट करे, तभी एक बेहतर टीचर बोला जाएगा। ऐसा नहीं पुराना कॉन्सेप्ट पे ही चलता रहना, हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। देश में क्या चल रहा, विदेश में क्या चल रहा, अर्थात डोमेस्टिक में क्या चल, इंटरनेशनल में ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही हैं, तो आपको हर एक चीज को क्या करना होगा, याद करना होगा, समझना होगा। ये बेसिक आपका टीचिंग का बेसिक सिद्धांत होता है और कुछ नहीं इसमें है। जितना अपडेट रहेगा टीचर उतना बेहतर टीचर बनेगा। अपडेटेड नहीं रहोगे तो आपको मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये चीज होता है किसी भी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, चलो गवर्नमेंट में तो लोग को लग जाता है कि भाई अब तो खाना का घर है, टेंशन क्या है, जब चाहे आए, पैसा तो मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको बाहर कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप बात करते हैं अगला, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों, TEACHING, ठीक है। तो अफेक्टिव ऑफ टीचिंग जब आप पढ़ते हो, ये क्या होता है, आपकी टीचिंग कब प्रभावित होती है दोस्तों, जब आपकी जो है राइटिंग, या एक मिनट, आपकी लेखन, मतलब जो आप राइटिंग करते हो, जो आप लिखते हो, अगर सही लिखा हुआ, अगर जैसे मैंने लिखा मान लीजिए बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग, लेकिन बेसिक चीज आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। आप सब कुछ गलत लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे, तो क्या आप पे मैं कोई इफेक्ट कर सकता हूं। आपको चीजें अगर सही नहीं उसको समझा पाऊंगा तो क्या होगा, मेरी टीचिंग कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तो क्या करना है, आप बार बार प्रैक्टिस करो, लेखन शैली अच्छी करो, बोलने की शैली बेहतर करो, बेसिक अच्छा उदाहरण देके समझाओ, तो ये आपको तभी तो टीचिंग इफेक्टिव होगा। तो लेखन अच्छी करो। दूसरा, आप जो ओरल, या ओरल मतलब मौखिक रूप से जो आप बोलोगे, मौखिक आप जो बोलते हो, ये बहुत बेहतर होना चाहिए। आपका वॉइस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। पता चला आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, बड़ा सा हॉल है, मान लीजिए 40 बाई 40 का कमरा है, बहुत बड़ा सा हॉल है, आपकी आवाज पीछे तक जाना चाहिए बच्चों को, और पीछे बच्चा पढ़ क्या रहा है या क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, तो उस पर भी नजर होना चाहिए। तो आपको राइटिंग प्लस ओरल, अब पता चला बोर्ड है, इतना ज्यादा बड़े भी मत लिखो, इतना ज्यादा छोटे भी मत लिखो। पता ना बहुत छोटे छोटे आप लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो लेखांकन। अब बच्चा जो पीछे बैठा होगा उसे गुरु जी क्या लिखे, या लिख दिया आप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऐसे करके ING ऐसे जोड़ दिए, बस आजकल ऐसे लिख दिया डॉक्टर की राइटिंग में, और उसने गुरु जी आपने क्या लिखा, तो क्या टीचिंग इफेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो जो लिखो बड़े लेटर लिखो, पीछे तक भी दिखे, जो बोलो पीछे तक सुनाई दे, इतना भी ज्यादा जोर, आवाज ज्यादा लाउडली ना हो, इतना ज्यादा स्लो भी ना हो, मिड पॉइंट में जितना बोलो लोगों को एक क्लैरिटी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर ये सब तरीका आपके पास है तो आप एक अफेक्टिव टीचिंग बन सकते हैं, प्रभावित टीचर बन सकते हैं। और क्या इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब बेसिक चीज यही समझो, एक बेहतर टीचर पर्सनालिटी कैसे निखार आती है, तो ये सारी पॉइंट ही आपको बताती है, और इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए लास्ट एक क्वेश्चन अंतिम है, ICT सपोर्ट मटेरियल क्या करता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखिए ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आजकल जो आपका ऑनलाइन मेथड्स है इसमें बहुत ज्यादा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में सपोर्ट करता है। क्या करता है, ये जो आपका ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रहा है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी ये सपोर्ट करता है। क्या करता है भाई, आपको कोई कंटेंट तैयार करना है, कोई PPT बनाना है, अभी मान लीजिए ये बोर्ड है, इस तरीके से पढ़ाते हैं दोस्तों। जब डिजिटल बोर्ड होगा तो यहाँ लेखन कम करना पड़ेगा, स्लाइस करते चले, घुमाते चले जाएंगे, एक पे लेक्चर दे देंगे। लेकिन जब यहाँ लिखते भी हैं और बोलते भी हैं तो इससे टीचर भी बेहतर सीखता है, सामने वाले को भी लगेगा कि टीचर मेहनत करते हैं, एक प्रकार से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार हमको बताते हैं, लेखन तरीके से समझाते हैं, तो लगेगा टीचर एक मेहनती टीचर है। अब पता स्लाइस ऑलरेडी सब कुछ बना है,
मैंने इसे किया, टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर दे दिया, मेथड्स ऑफ टीचिंग लेक्चर दे दिया, लेवल ऑफ टीचिंग मेथड दे, आपको समझा मजा नहीं आया। लेकिन जब लिखेंगे और उसको बाद एक एक बताएंगे तो आजकल लेकिन आईसीटी क्या सपोर्ट करता है इसके देखिए, आईसीटी आज टीचिंग को बहुत आसान बना दिया है। आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, टीचिंग में आपका समय बच जाता है, आपका पैसा बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये बेसिक इसका बेनिफिट होता है। और रही बात आप कंटेंट जो है, आप अपडेटेड चीज़ें आप सीख सकते हो। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब से देखते होंगे वाईटी जिसको बोलते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मटेरियल या मल्टीपल रिसोर्स चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है, पढ़ने को भी और पढ़ाने को भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी आज के प्रेजेंट टाइम में जिसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। बस अब बात करते हैं, लास्ट है इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स होता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन मीन्स जो आप मूल्यांकन करेंगे, चेक करेंगे। अब इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, इसको बोलेंगे टीचिंग। अब इसमें हम क्या क्या मूल्यांकन करेंगे, देखिए, एक होता है आपका परसेंटेज बेस पे करते हो, और एक होता है आपका ग्रेड, जैसे A+, B+, इस प्रकार से जो ग्रेड आप देते हो, ग्रेड या ग्रेड बोलते हैं उसको, ग्रेड्स। तो ये जो आप देखते होंगे परसेंटेज बेस या नंबर बेस, जिसको बोलते हैं नंबर बेस पे उनको परसेंटेज बनाते हो, जैसे 80%, 70%, 60%, ये करते हो ना। तो आप ये क्या करते हो इसको समझो। जब किसी बच्चे को आप पढ़ाते हो, पढ़ाने के बाद उसका आप टेस्ट लेते हो कि बेटा आपने बताइए, मैंने 100 क्वेश्चन आपसे पूछना है, 100 में से अगर आपने 80 क्वेश्चन सही किया, बोलेंगे 80% ठीक हो, 60 क्वेश्चन ठीक किया, बोलेंगे 60% ठीक हो, 30 क्वेश्चन बोलेंगे थर्ड डिवीजन में आगे हो। तो ये जो हम बेसिक आधार इस पे बनाते हैं दोस्तों, मूल्यांकन करते। लेकिन मूल्यांकन कैसे होता है, देखिए, किसी बच्चे को पढ़ाने से पहले जो आप पूछते हो उसको बोलते हैं बिफोर टीचिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है ड्यूरिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट, जब आप पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्लास में क्वेश्चन पूछते हो। तीसरा होता है पढ़ाने के बाद जब उनका आप टेस्ट लेते हो कि अब बताओ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं आपका आफ्टर टीचिंग। तो ये मूल्यांकन जो किया जाता है 3 आधार पे। कैसे, एक होता है, यहां पर लिख देते हैं, दिख जाएगा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद एक चैप्टर ही क्लोज करते हैं। दोस्तों इतना अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको इसी से बेस पूरा क्लियर हो गया। देखिए पहला क्या है, एक होता बिफोर। अब बिफोर मीन्स क्या होता है, जैसे बिफोर पढ़ाने से पहले आप जो मूल्यांकन करते हो। दूसरा होता है आपका ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग मीन्स पढ़ाने के दौरान आप जो टेस्ट लेते हो। तीसरा होता आपका आफ्टर। आफ्टर मीन्स पढ़ाने के बाद। तो ये बेसिक चीज आपको याद रखना, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। पढ़ाने से पहले किसी बच्चे से आप मिलिए, किसी को आपको कुछ पता करना है, तो पहले आप पूछेंगे बेटा आपने क्या पढ़ाई किया है, तो पूछेगा सर मैं BA किया हूँ या BCom किया हूँ, BSc किया हूँ। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो, बोलेंगे सर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रोफेसर आप क्या नेट के बारे में पूरा फुल फॉर्म जानते हो, बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब अभी वो बच्चा एक प्रकार से कुछ नहीं जानता, अभी वो ग्रेजुएशन करके आया है बट UGC नेट के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर पूछोगे UGC नेट के आप सिलेबस के बारे में कुछ जानते हो, आइडिया आपको कितने यूनिट होते पेपर 1 में, पेपर 2 में कितने, आपके ऑप्शनल में कितने यूनिट होते हैं, कुछ आइडिया। तो बोलेगा सर बस सुना है अभी कुछ नहीं पता। तो ये जो पढ़ाने से पहले आप उसका बेसिक एक उसको चेक करते हैं कि बेटा आपको कुछ मालूम है कि नहीं, उसी को बोलते हैं बिफोर टीचिंग। जब उसको आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जब पढ़ाना एक एक चीज आप बताने लगते हैं तो उसके दिमाग में नई इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज गेन होता है, विजडम बनता है। तो उसके बाद बीच बीच में आप कभी क्वेश्चन भी पूछते हो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसकी स्थापना कब की गई या कब बनाया गया, एजुकेशन के बेसिक, डीन कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज क्या है, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, कोठारी कमीशन कब लाया गया या राधा कृष्ण कमेटी कब लाया गया। अब जब इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हो पढ़ाने के बाद, तो आप वहां पर एक आकलन कर लेते हो। अब बच्चा सब चीज का जवाब दे रहा है तो कहेंगे ठीक है बच्चा ये हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो बोलेंगे 100% अब ठीक है। सोचिए
और जब पढ़ाने के बाद आप पीवाईक्यू जैसे आजकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो पढ़ने के बाद, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो 80 क्वेश्चन सही होता, कोई बोलेगा सर मेरा 60 सही होता, कोई बोलेगा सर मेरा 40 ही सही होता। तो ये जो आप आंकड़ा लगाते हो क्या होता है, यही तो बोलते हैं आफ्टर टीचिंग या आफ्टर इवेल्युएशन। ये होता है आपका इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों ये आज हमने सभी टॉपिक को एक एक करके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया। अब ऐसे दूसरा यूनिट बनाएंगे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, कल आएगा। आज इतना ही है। एक बार दोबारा मैं इसको एक समरी तरीके से रिकॉल कर देते हैं लिख करके हमने क्या क्या पढ़ा। और पढ़ने के बाद अब ये भी सोचिए टीचिंग से आजकल क्या है, क्वेश्चन पहले हर एक यूनिट से आपका 5-5 क्वेश्चन आता था, सिर्फ आपका डीआई और कंप्रीहेंशन और मैथ ऐसे हैं जिससे आपका 5-5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। बाकी जैसे आपका आईसीटी हो गया, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो गया, यहां से आपका ये नहीं है कि 5 आ सकता, 8 आ सकता है, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई बेसिक आधार नहीं है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा देखिए। फर्स्ट इसके कॉन्सेप्ट को समझा, दूसरा लेवल ऑफ टीचिंग क्या है इसको हमने पढ़ा, तीसरा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्नर एंड स्टूडेंट करो चाहे लर्नर करो, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट उसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट रीटीचिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, उसके बाद नेक्स्ट अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, उसके बाद नेक्स्ट हमने और अगला क्या पढ़ा, ब्लॉम टेस्टोनॉमी इनके बारे में पढ़ा। और बताइए, चलिए यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों ये इतना पूरा आपने पढ़ा, ये आपका पूरा सिलेबस में सब टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपने सारा चीजें अच्छे से पढ़ लिया है इतना, तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नए मॉडल्स आते हैं, जैसे आपका टीचिंग का बेसिक है, लेकिन वो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम में चीजें मिलेंगी, उसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब नया मॉडल कॉन्सेप्ट क्या आएगा, कुछ तो नहीं दिखता नया मॉडल कॉन्सेप्ट, बट इतना बेसिक चीज आप अगर आपने पढ़ाती है, पूरा टीचिंग का ये जो हम जितना पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये सब आपकी टीचिंग का एक कैसे पर्सनालिटी, टीचर की पर्सनालिटी कैसे होती है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो बस आज इतना ही है। कल दूसरा वीडियो शाम को आएगा, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होगा, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद अब रह गया दोस्तों एक बार मैथ और रीजनिंग, इसके लगातार वीडियो करेंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका कॉमर्स के हैं उनके लिए भी वीडियो आना शुरू रहेगा, चलता रहेगा दोस्तों।
और ये भी आपको जहां से बेहतर मिलता है सीखने को, पढ़ने का, आप जरूर पढ़िए। मैं इसलिए क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने जो भी सीखा है, पढ़ा, लाइफ में जो पाया है, प्राप्त किया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें मैं सब यूट्यूब पे फ्री में डालूँ। मैं तो यूपीएससी का भी मेरे पास बहुत कंटेंट है, अभी समय नहीं है ना, तो उसको भी मैं पूरा कंटेंट अपलोड कर दूंगा। प्रीलिम्स कैसे तैयारी करना है, मेंस की तैयारी कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए भी बताएंगे। अभी मैं उसको जब फेस करके आऊँगा तो भी बताऊँगा आपको। तो आपको क्या करना है, टीचिंग, ये जितना जो चीज़ें मैंने सीखा ये तो पूरा बता रहे हैं, अभी जो मेरे पास अनुभव हो गया है। अब रही बात, आपको यूपीएससी का भी पूरा बताएंगे, पीटी कैसे तैयारी करना है, मेंस कैसे लिखना है। तो एक जाते जाते मैं एक बार आपको बताऊंगा। अभी जैसे जिनके पास जो यूपीएससी तैयारी करते हैं उनकी बात करते हैं। यूपीएससी करने वालों बच्चों के लिए एक बढ़िया, देखिए सबसे बड़ी बात है, उनको साइड में जो अगर यूजीसी नेट और यूपीएससी, इनमें एक कॉमन चीज बताते क्या होता है। यहां पर आपका एक ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आपका जो होता है, जो आपका यूजीसी नेट में होता है, यही आपका यहां भी आप रख सकते हो। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो होता है यहां रख सकते हो। जो आप यहां पेपर 1 में पढ़ते हो वो आपका सीसैट की तैयारी करता है, जिसमें आप पेपर 1 यूजीसी नेट में पढ़ते हो। सिर्फ क्या क्या पढ़ते हो, यहां पर देखिए, आप मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, कंप्रीहेंशन आप पढ़ते हो, ठीक, डीआई आप पढ़ते ही हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक होता है डाटा सफिशिएंट बोलते हैं, सफिशिएंट, तो ये चीजें आपको पढ़ते ही हो। इतना मिला करके तो आपका सीसेट बनता है, तैयार होता है। पहले कुछ आपका डिसीजन मेकिंग करके आता था, अब तो नहीं पूछता डिसीजन, अब डिसीजन मेकिंग जो होता था वो अब नहीं पूछता, पहले आता था। लेकिन बेसिक, और इसी पे आपका सोचिए, पेपर 1 की अगर आपकी अच्छी तैयारी है, यूजीसी नेट का ये टॉपिक आप पढ़ते हो, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, देन आपका मैथ्स पढ़ते ही हो, रीजनिंग पढ़ते ही हो, कंप्रीहेंशन पढ़ते हो, इतने में आपका सीसेट तैयार होता है। सिर्फ आपको 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन सही करना होता है, बस। तो आप अगर इस तरीके तैयारी करोगे तो आपका यहाँ पेपर जो प्रीलिम्स का है सीसेट तैयारी हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपका जो ऑप्शनल की बात करते हैं, यहाँ अगर आप ऑप्शनल रखते हैं तो यूपीएससी में एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शनल है और यहाँ भी आपका एक ही चीज का ऑप्शनल है। तो अगर आप साइड में देखिए, यूपीएससी बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों टेढ़ी खीर है भाई? प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में अगर आपको फेल करें फिर दोबारा पीटी मेंस करो, तो जब तक आप सफल नहीं हो तो समझो आप जीरो हो। ऐसा नहीं कि आप हो गए तो आपको पैसा है। लेकिन यूजीसी नेट क्या है ये चीज यहाँ बताते हैं दोस्तों। हाँ, लेकिन ये चीज कहेंगे, यूपीएससी की अगर आप तैयारी अच्छा करोगे तो आपके पास नॉलेज भी बढ़ेगा, प्लस देश विदेश अर्थात डोमेस्टिक इंटरनेशनल काफ़ी चीज़ें आप सीखते हो। हिस्ट्री पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो, इन्वायरमेंट पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। देखिए, आप यहाँ भी इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो समझो यहाँ भी इन्वायरमेंट आपकी तैयारी हो जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, आप कंप्यूटर की भी चीज़ें कुछ सीखते हो, भी पढ़ते हो। तो पेपर 1 में काफ़ी मटेरियल आपको पढ़ा दिया जाता है। रही बात आपके यहाँ ऑप्शनल के जो यूपीएससी और यूजीसी नेट की, तो जो सेम टू सेम तैयारी है वो सेम टू सेम यहाँ भी होता है। बट आप यूजीसी नेट में बल्कि ज़्यादा ऑप्शन तैयारी करते हैं, यहाँ पर यूपीएससी मेन से थोड़ा कम ही होता है। कभी सिलेबस उठा के देख लीजिए। जो कॉमर्स वाले हों, या चाहे इकोनॉमिक्स के होंगे, या किसी भी फील्ड का हो, या पॉलिटिकल साइंस के होंगे, या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की जो भी है, या आप जियोग्राफी पढ़ते या आपका हिस्ट्री भी होगा, सेम टू सेम वही सब होता है। यूजीसी नेट में बल्कि आपको ज़्यादातर पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर कम पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आपको अलग सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, GS1, GS2, GS 3, GS 4 में, और एससी की तैयारी के लिए ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों, जिनके पास अब जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको साइड में एक बार यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपके पास कुछ हो गया, आजकल गवर्नमेंट नया रिक्रूटमेंट नए भर्ती होने जा रही है। 2025 से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक प्रकार से जॉब रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी मौका यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अभी ये नहीं है, जब तक आपका
इंटरव्यू क्लियर होगा, फिर 2 साल ट्रेनिंग चलेगा लवासना में, देन उसके बाद आपको कहीं पर पोस्टिंग मिलेगा। ये जो जॉब होती है आपको बहुत रिस्क होती है, यूपीएससी का ये बहुत रिस्क है। आप भले दोस्तों लोग बोलते बनना बन जाओ, कोई दिक्कत, बहुत रिस्क है, यहाँ दबाव में काम करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें होगा, आपके पास लाखों लोग होंगे, उनका आपको मैनेज करना पड़ेगा, कभी दंगा, कभी फसाद, कभी क्षेत्रवाद, भाषावाद, कभी पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत कुछ यहाँ है। लेकिन यहाँ आपको कोई प्रेशर नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि यूपी से तैयारी मत करो, सीखो, देश के ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, अच्छे काम करोगे, लेकिन ये अगर आप करोगे तो बहुत से लोग यूपीएससी तैयारी करके छोड़ के यहाँ चले आए, उनको लगा कि यार इस सब चीज़ों में फंस के बस खाली दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब बेहतर लाइफ यहाँ है, बेहतर पैसा है और बेहतर समाज बनाने का आधार तो यहाँ होता है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी कहीं एक जगह बैठ के आप काम करोगे, लेकिन यहाँ आप काम करोगे तो एक यूनिवर्सिटी में हर साल आप लाखों लोग को आप जीवन बेहतर बनाओगे, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 लाख लोग का बेहतर करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट बेहतर कर सकती हो, लेकिन यहाँ आप पूरे भारत को बेहतर कर सकते हो। फर्क ये है, आपकी सोच है। बट मैं नहीं कहता कि यूपीएससी खराब है, भाई उसमें कुछ तो अच्छा ही है, बट वो चीज़ बहुत रिस्क है, जिसमें रिस्क उठाना है तो ये इस फील्ड में जाए, और जिनको थोड़ा कम रिस्क उठाना इस फील्ड में आए। लेकिन जिनको अगर तैयारी करना, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो साइड में तैयारी करें। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, बताता हूँ, इसीलिए कल ये मन टूटने लग गया तो अगर ये आपके पास आ गया तो ये आपको बचा लेगा, बचाने का मतलब आपको रोजगार दे देगा। लेकिन यहाँ भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेके मिल गया तो आपको रोजगार मिल जाएगा, सर्टिफिकेट के साथ आपको बहुत कुछ चीज़ें, अगर आपने पढ़ाई किया तो बहुत कुछ सीखे होंगे, तो उसके आधार पर आपको रोजगार जरूर मिल जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये चीज़ें होती है। और यहाँ जब वो तैयारी करते बाद में वो इतने टूट जाते हैं, एसएससी का फार्म भरेंगे, पीसीएस का फार्म भरेंगे, लोअर पीसीएस फार्म भरेंगे, बैंकिंग का भरेंगे, बेचारे इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंत में घर वाले की बहुत बात सुनना पड़ता है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। ये रिश्तेदार पता नहीं क्यों, एक ही बात है, रिश्तेदार को बढ़िया झाड़ के सुना दिया करो कि आप कौन होते हैं यार, 1 रुपया आप देते हो, जो पूछने वाले कौन हो। मेरे घर वाले पूछे, ठीक, उनको अच्छा लगेगा, पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, आप कौन होते हो, शादी की उम्र चली गई, या बच्चे की या बेटी के, आप कौन होते हो। ये सारी चीज़ें भी लोग यहाँ पर उंगली करने बैठ जाते हैं लाइफ में। तो ऐसे लोग को सिर्फ एक ही नंबर हो आपके घर का हो, फालतू लोग को साइड कर दो। अगर बेहतर कुछ बनना है तो ना तो आपका जीवन ये लोग बर्बाद कर देते हैं। ये फील्ड में ना, क्योंकि उन्हें उनके दादा बाबा कभी तो प्रीलिम्स नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको वो नहीं चाहेंगे बने। लेकिन ये है, जब तैयारी करो तो किसी कुछ मत बताओ, गायब हो जाओ 1-2 साल के लिए, जवान हो यंग हो कुछ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट घर वालों को सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो आप बेहतर कर सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब था, यूपीएससी तैयारी भी करो, यूजीसी नेट का भी फॉर्म भरो। अब जिनको जून का पेपर देना है यूजीसी नेट का, तो जून में होगा यूपीएससी का, फॉर्म भर देना, कोई बात नहीं, आगे पीछे होगा, यूपीएससी पूरा फोकस करो, साइड में इसको दे देना। ये साइड में अगर हो गया, ये तो हर 6 मंथ में आपको मिलेगा, ये 1 ईयर में आपको मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता था, बट जो चीज़ लाइफ में सीखा ना बहुत, तो ये बताना चाहती। बहुत लोग को लगेगा नहीं टीचिंग में नहीं जाना, टीचिंग की बात नहीं है, टीचिंग में बहुत सुकून मिलता है। टीचिंग पता क्या सुकून मिलता है, अपनी मन की बातें कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, बच्चों से बात करके मन हल्का हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हल्का नहीं होता, बाकी कोई बात नहीं है। बाय द वे, आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरे अकॉर्डिंग ही चलना, मैं ये बस गाइड कर सकता हूँ कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं, बेहतर दोनों है। बट जिसमें रिस्क ज़्यादा लेना है, अगर आपकी रिस्क ज़्यादा उठाने की हिम्मत है तो ये काम करो, थोड़ा कम रिस्क लेना तो इसमें आ जाओ। तो आज इतने ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बेहतर पढ़ाई करिए। कहीं से वीडियो मिले देखिए, खूब पढ़िए और किताब को बार बार पढ़िए। अभी एक जाते जाते और बताते हैं, परसों के न्यूज़ में एक खबर आई थी जबरदस्त, उसमें दिया था न्यूज़पेपर में, पता नहीं कि परसों में, अभी तो गुकेश ने जीत के आए। आपको दिखाते हैं दोस्तों, मेमोरी लेवल जो दिमाग है कैसे उसको एक्टिव किया जा सकता है। आजकल जैसे मोबाइल से आप पढ़ते हो, तो मोबाइल से पढ़ना कोई गलत बात नहीं, सीखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करने के साथ साथ जब लेखन करते हो, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। और वास्तव में ये आर्टिकल आया था कल का होगा दोस्तों, मैं ले रहा है न्यूज़पेपर, ठीक, आप दिखाते हैं। यहाँ पर होता, जो चीज़ें सीखते हैं दोस्तों, आप लोग को शेयर करते रहना चाहिए।
बहुत से बच्चे पूछते सर मेमोरी को कैसे शार्प किया जाए, तेज कैसे किया जाए, तो ये चीज़ें आपको बताते हैं। ये देखिए, कल ही मैंने इसको पढ़ा। इधर भी ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपका हेडिंग है ये पूरा लिखा है। क्या लिखा है बता देते हैं आपको कि राइटिंग बाय हैंड्स इज बेटर फॉर लर्निंग मेमोरी। मतलब आप जब राइटिंग करेंगे तो आपका क्या होता है, बहुत बेटर करता, बहुत बेहतर करता, सीखने के लिए मेमोरी को और शार्प बनती है। तो जब कोई चीज आप पढ़ो तो उसको लिखो एक बार कि मैंने क्या क्या दिमाग में, जब लिखते हैं ना दिमाग आपकी सोचती चलती है, तो जो आपका ब्रेन का सेल होता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है, बहुत अच्छा वो काम करता है, कॉग्निटिव तरीके से चीज़ों को और डेवलपमेंट करता है। इसीलिए अगर माइंड को शार्प करना है, जैसे आप सोचते हो कि ये मैं कैसे लिख दिया, अभी कोई डिजिटल बोर्ड होता है तो मैं इसको बेहतर नहीं कर पाता। ये बेसिक आपका जो हार्ड वर्क है, यहाँ जो आप मेहनत करके सीखते हैं, प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, ये कभी आपके दिमाग से डिलीट नहीं होगा, बैठ जाता है। इसलिए जब आप पढ़ाई करो उसको राइटिंग करो, लेखन करो, कागज कलम उठाओ, नींद आया तो मैथ लगाओ। अच्छा दोस्तों, आज इतने काफ़ी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, गुड नाइट।